हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज के इस क्लास के अंदर बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर विच इज नोन एज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस बैच के बारे में बता देता हूँ। दिस इज उत्कर्ष बैच। ये हमारा नियर बाय 28 या 29 लेक्चर है। एक सेकंड में चेक कर लूं। ये जब फुलफिल हो जाएगा, पोस्ट होने लायक बनेगा, तो ये कौन सा लेक्चर बनेगा, एक मिनट में बता देता हूँ आपको। हमारे शेड्यूल के हिसाब से बेटा ये हमारा लेक्चर होने वाला है। कहाँ गया शेड्यूल हमारा, कहाँ गया? एक सेकंड, बस एक सेकंड। शेड्यूल, यस। तो बेटा ये हमारे होने वाला है लेक्चर नंबर 28। हमने 26 और 27 वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ऑलरेडी देख लिए हैं। अब हमारा ये लेक्चर नंबर होने वाला है 28। नाउ दिस लेक्चर विल बी ऑल दो न्यू लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। तो ये हमारा उत्कर्ष बैच बेटा जो है, ये नियर बाय 30 लेक्चर से चल रहा है ना। उसके अंदर बहुत सारे बेबी लेक्चर्स भी थे। वो सब हम लोग कवर करते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आज बेटा अपने टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर। ठीक है जी, चलिए। तो हमने बेटा, मैंने आपको शुरू में बताया था, शुरू में हमने देखा था सप्लाई चैप्टर के अंदर कि सप्लाई में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है लेवी और एक होता है कलेक्शन बेटा, है ना। मैंने आपको दोनों बताया था, लेवी और कलेक्शन दो चीजें होती हैं। आपने बोला था यस सर, दो चीजें होती है लेवी एंड कलेक्शन। लेवी हम लोग करना सीख गए थे। कलेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा, जो एक टैक्सेबल पर्सन होगा जीएसटी में, वो वो टैक्स कलेक्ट करेगा, वो टैक्स की पेमेंट करेगा। ये हमने सीखा था पूरा। अब मैंने आपको ये बताया था जिस वैल्यू पे वो टैक्स कलेक्ट करेगा उस वैल्यू के लिए हम लोगों को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वीओएस। फिर मैंने बताया था जिस प्लेस पे वो जीएसटी कलेक्ट करेगा उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। और जिस टाइम पे वो जीएसटी कलेक्ट करेगा उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई, यानी टीओएस। तो बेटा आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, टीओएस। तो आपको समझ में आया? हाँ सर। तो ये हमें बताएगा व्हाट विल बी द टाइम ऑफ जीएसटी चार्जेबिलिटी। टैक्सेबल इवेंट जीएसटी का तो सप्लाई के समय ही हो जाएगा। नाउ व्हेन विल बी basically going ahead with GST liability, what will be the time of GST occurrence। तो आज हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ने वाले हैं कि टैक्सेबल इवेंट तो सप्लाई है, बट वो टैक्सेबल कब होगा जीएसटी में। नाउ दिस विल बी नोन एज टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप अपनी बुक के अंदर जो हमारी जीएसटी 360 बुक है, इंटरमीडिएट वाली बुक जो हमारी है, उसके अंदर आप आएंगे हमारे पेज नंबर, आई गेस, एक मिनट, इंडेक्स चेक ही कर लेते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, तो हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई आज हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 73 के ऊपर है। ठीक है जी, 73 पेज नंबर पे आप लोग भी आ जाएंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो पेज नंबर 73 पे आएंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको मैं अगेन बोल देता हूँ कि ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे पिंड कमेंट में दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है परचेज करने का, आप वहां से कर सकते हो। दिस बुक इज वेरी गुड फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर इंटरमीडिएट। ठीक है, ये 150 पन्नों में पूरा जीएसटी आपका कवर करने वाली है। टेंशन लेने वाली बात नहीं, अगर आप ये किताब कर लेते तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 73 से, जो हमें इस किताब में दिया हुआ है, कौन सी बुक में दिया हुआ है। अब टाइम ऑफ सप्लाई बेटा दो चीजों की देखनी है हमको, एक तो गुड्स की और सर्विसेज की। गुड्स की हमें मिलेगी सेक्शन नंबर 12 में और सर्विस की मिलेगी सेक्शन नंबर 13 में। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। अब टाइम ऑफ सप्लाई में भी हमारे पास यहाँ पे चार केस है। सबसे पहला एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का सिनेरियो होगा। अब सर फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पहले जाके आरसीएम एफसीएम वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, चार्ज ऑफ जीएसटी, जो कि आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है पूरी का पूरा, उसके अंदर मिल जाएगा। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा एफसीएम क्या होता है। जहाँ पे नॉर्मल एक केस होता है, यहाँ पे सप्लायर विल हैव टू पे द जीएसटी, कलेक्ट द जीएसटी बेसिकली फ्रॉम द रिसिपिएंट एंड हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो फॉरवर्ड चार्ज हो गया। अब रिवर्स चार्ज में कैसे टीओएस निकलेगा? रिवर्स चार्ज में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जहां पे कस्टमर को जीएसटी पे करना पड़ता है। सप्लायर विल नॉट बी लायबल टू पे द जीएसटी, द लायबिलिटी विल बी डिस्चार्ज बाय द रेसिपिएंट इटसेल्फ। ओके, इसके बाद वाउचर के केस के अंदर कैसे निकलेगा, और रेसिडुअल क्लॉज अगर कोई सा है तो उसमें कैसे निकलेगा। अब ये चारों केस 12 में भी है, 13 में भी है, उस हिसाब से हमको देखना है। सबसे पहला बात, फॉरवर्ड चार्ज कैसे निकलेगा सेक्शन नंबर 12 दो में, हमारा टीओएस कैसे निकल रहा है फॉरवर्ड चार्ज में, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं। देखिए,
अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग मतलब जो भी इनमें से पहले डेट हो जाएगा। अब देखो जैसे टाइम है तो आपको पता होगा, टाइम में हम लोग बेसिकली डेट फाइंड कर रहे हैं कि किस दिन सप्लाई टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्सेबल इवेंट तो डन हो चुका, लेकिन सप्लाई टैक्सेबल कब से, जीएसटी लेवाई हो जाएगा, कब से आप लायबल हो जाओगे जीएसटी की सबमिशन के लिए, वो डेट आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो बेसिकली हमको देखना है अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, इनवॉइस इशू डेट या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इशू अंडर सेक्शन नंबर 31। एक तो आपकी यहाँ पे बेसिकली हो गई ये इनवॉइस इशू डेट, मतलब एक्चुअल डेट है ना बेटा। ये कौन सी डेट हो गई, एक्चुअल डेट ऑफ इशू, कि बेटा आपने यहाँ पे हमारी जो इनवॉइस है वो एक्चुअली में कब इशू करी है। और एक डेट वो हो गई जिसमें आपको लास्ट डेट देखनी पड़ेगी जब तक आपको इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए थी, एज पर सेक्शन नंबर 31। मान लेते हैं हमें इनवॉइस इशू करी 15 तारीख को, सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से 10 तारीख तक कर देनी चाहिए थी। तो हमारी यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर, दैट मीन्स टीओएस विल बी 10th। समझे, अब जो भी महीना लगा लो यार, 10 मार्च, 10 अप्रैल, 10 मई, तो जो भी महीना है उसकी 15 और 10 तारीख दो ऑप्शन थे। 15 तारीख को आपने एक्चुअली में इनवॉइस इशू करी, 10 तारीख को कर देनी चाहिए थी। तो बेटा यहाँ पे फिर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टीओएस जो होने वाली है वो आपकी होने वाली है 10 तारीख, विच एवर इज अर्लियर। अब सर व्हाट विल बी द लास्ट डेट फॉर इनवॉइस इशू, सेक्शन 31 कहता क्या है कि इनवॉइस कब तक इशू हो जानी चाहिए। तो बेटा सेक्शन 31 कहता है कि इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है। मूवमेंट का मतलब गुड्स ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं, अगर मूवमेंट है तो जब गुड्स निकले हैं उससे पहले या उस समय इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए थी। जैसे मान लो मेरे को काम, मान लो एक तरीके से मान लो मेरा काम जो है उसका नाम है ब्लिंकिट, है ना, मेरा कंपनी है ब्लिंकिट। अभी ब्लिंकिट आप सभी लोग जानते हैं क्विक कॉमर्स का एक एग्जांपल है। या ब्लिंकिट नहीं जानते तो मान लीजिए मैं एक और सिनेरियो बना के देता हूँ। एक सिनेरियो और में मैं क्या बोलता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा बिजनेस का नाम है 2 मिनट। अब 2 मिनट में बिजनेस में जैसा नाम ही पता चल रहा है, 2 मिनट मैंने बिजनेस का नाम रखा है, तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई बंदा ऑर्डर करता है तो मैं 10 मिनट में डिलीवरी कर देता हूँ। 2 मिनट नाम है, 10 मिनट में डिलीवरी कर देता हूँ। ओके सर, हाँ सर, डन, समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पे रखा सीओडी, सीओडी रखा, तो अब इनवॉइस कब इशू होनी चाहिए थी इसकी, जब माल कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, वो कैश दे देगा जब, या जब ही इशू हो जानी चाहिए जब मैंने अपने वेयर हाउस से माल निकाला। तो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि invoice must be issued when goods leave वेयर हाउस। तो वेयर हाउस जब लीव करेंगे ना बेटा, जब भी हो जाना चाहिए। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। तो बेवकूफी होगी ना अगर अब मैं सीओडी लेने गया हूँ, मतलब कैश ऑन डिलीवरी करने गया हूँ, और वहां पे जाके इनवॉइस काट रहा हूँ जब उसको गुड्स दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। गुड्स की इनवॉइस जब भी बन जानी चाहिए जब गुड्स में अगर मूवमेंट है और वो रिमूव हो रहे हैं, तो रिमूवल से पहले या तो रिमूवल के समय, दोनों में से किसी भी एक समय आपका जो है इनवॉइस बन के तैयार होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। सर अगर हमारी कंटिन्यूस सप्लाई है, सर कंटिन्यूस सप्लाई मींस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है किसी ने यार। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि दूध वाले भैया से कि आप रोज दूध देने आते हैं, आप क्या कीजिए, एवरीडे आया कीजिए। तो एवरीडे अगर आप आ रहे हो तो नाउ दिस इज नोन एज कंटिन्यूस सप्लाई। नाउ कंटिन्यूस सप्लाई मींस व्हाट, यू आर गेटिंग द गुड्स एवरीडे। एवरीडे मींस विदाउट इंटरप्शन। ठीक है, ओके, दिस इज नोन एज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो बिफोर इश्यू ऑफ प्रोडक्ट स्टेटमेंट या रिसीव अ प्रोडक्ट स्टेटमेंट, सॉरी पेमेंट, अगर कोई प्रोडक्ट स्टेटमेंट इश्यू होती है तो उससे पहले, या कोई पेमेंट रिसीव होती है तो उससे पहले। जैसे मान लो उसने, मैंने उसको बोला कि भाई आप हर दिन दे दिया जाएगा करिए दूध, और हर महीने की 20 को मेरे से पैसे ले लिया कीजिए। तो अब ऐसा हो सकता है कि उसने 19 तारीख को मेरे को बिल दे दिया और 20 तारीख को मैंने उसको पेमेंट दी, तो 19 तारीख ही मान लिया जाएगा यहाँ पे इनवॉइस इशू डेट, क्योंकि बिल ही तो इनवॉइस हो गया ना। तो यहाँ पे बेसिक से पहला वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इश्यू ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट। इश्यू ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट का मतलब यही है कि अगर वो अपनी तरफ से, सप्लायर अपनी तरफ से बोल देता है कि आपको इतना पैसा पे करना है, तो बेटा वो पैसा जिस दिन वो बताएगा ना कितना पे करना है, या तो वो डेट, या तो जिस दिन आपने पेमेंट करी है उसके बिना बताया अगर करी है तो वो डेट। मान लो उसने मेरे को 19 तारीख को बिल दिया, मैंने बिल देने से पहले 18 तारीख को उसको पेमेंट कर दिया था, तो इस सिनेरियो में मेरी इनवॉइस जो है बेटा, अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो इससे पहले इश्यू हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर अप्रूवल या सेल और रिटर्न बेसिस वाला केस है,
कि अप्रूवल या सेल और रिटर्न बेसिस मतलब क्या होता है कि मैंने अपने कस्टमर को बोला है कि आपको माल पसंद आए तो लीजिएगा, अन्यथा ना लीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे 10 दिन का मैंने आपको समय दिया है, देखिए, परखिए, समझिए, अगर अच्छा लगता है तो लेना, वरना मत लेना। इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, इनवॉइस की डेट वो देख लेते हैं। देखिए सर, अब इसके अंदर क्या होने वाला है हिसाब, हमारा हिसाब बहुत सिंपल है यार। यहाँ पे भी देखो, एक सेकेंड। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। सर यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने अपने गोडाउन से माल निकाल दिया एक्स को देने के लिए, मान लो 1 मार्च को निकाल लिया, साल को ऐसा पकड़ लो यार, 24 पकड़ लो, 25 पकड़ लो, 26 पकड़ लो। अब अभी से 6 महीने का मैक्सिमम पीरियड है। मैक्सिमम के अंदर अंदर अगर हो जाता है टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब उसने टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, उसने माल एक्सेप्ट कर लिया। अगर माल एक्सेप्ट नहीं किया, 6 महीने तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो देन उस केस के अंदर जीएसटी में मान लिया जाएगा कि उसकी टाइम ऑफ सप्लाई 6 महीने बाद फॉल हो गई। अगर वो माल रिजेक्ट करता है तो ये आपको बताना पड़ेगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा, 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल, 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल। अगर 6 महीने में माल वापस आपका नहीं आता है तो मान लिया जाएगा ना कि अप्रूवल है यार, जीएसटी में मान लिया जाएगा कि अप्रूवल है। देन उस सिनेरियो के अंदर फिर बेटा आपको वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई वही 6 महीने का पीरियड मान लिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका पहला मार्च है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना मार्च, तो फिर आपका आएगा यहाँ पे अप्रैल, फिर आएगा मई, फिर आएगा जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। कितने महीने हो गया, 1 2 3 4 5 6, अगस्त में खत्म हो गया 6 महीना। तो बेटा 2 अगस्त को आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, अगर माल वापस नहीं आता है रिमूवल से 6 महीना है ना। अगर माल वापस आ जाता है डेट मीन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। जब एक्सेप्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया फिर भी 6 महीना बीत गया, डेट मीन आप झूठ बोल रहे हैं, तो उस केस के अंदर टीओएस मान लिया जाएगा। हमारा क्या मान लिया जाएगा बेटा, 6 महीना। अगर पहले ही उसने अप्रूवल दे दिया तो फिर वो डेट मान लिया जाएगा। तो आप मेरी बात को समझे। हाँ सर, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विचर अवे अर्लियर है, यहाँ पे भी 6 महीना या जितना अप्रूवल हो जो भी पहले हो जाए, ठीक है। अब इन तीनों डेट में से जो भी केस आपके ऊपर लगता है उस दिन इनवॉइस इश्यू हो जानी चाहिए थी। सेक्शन 31 ने ये बताया। आपने इनवॉइस जिस दिन बना के दी एक्चुअल डेट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखिए, जिस दिन आपने इनवॉइस बना के दी या जिस दिन वो इनवॉइस बननी चाहिए थी सेक्शन 31 में, दोनों में से जो भी डेट बेटा पहले आएगी उसी डेट पे माना जाएगा कि आपकी टीओएस होगी। ये तो मैंने 2 बात बताई। थोड़ा थ्रॉट इशू है, थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे मेरे साथ साथ। काफी मुश्किल हो रहा है अभी थोड़े दिन से मेरे को पढ़ाना भी, इसलिए आपकी क्लासेस भी काफी मिस हो रही है। यकीन मानिए, इसलिए नहीं कि ये फ्री बैच है या रिस्पॉन्स का कोई इशू नहीं। यू पीपल आर गिविंग ऑसम रिस्पॉन्स टू मी, इनवॉइस बोल रहा हूँ देखो, ठीक है। रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है, बट द इशू इज फ्रॉम माई साइड, माई हेल्थ साइड। इसलिए मैं थोड़ा पेड बैच में भी थोड़ा लैग आ रहा है इस समय। हालांकि मैं पेड बैच पहले रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद ही फ्री कर पाता हूँ, क्योंकि यू नो रेवेन्यू कम्स फर्स्ट, क्योंकि वहां से मुझे रेवेन्यू आ रहा है ना। आप भी बुक खरीदेंगे तो मुझे रेवेन्यू आएगा, दैट विल ऑल्सो सपोर्ट माई बिजनेस। बट यस, मैं जो फ्री बैच कर रहा हूँ इसमें भी मैं पूरी क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि मैं क्वालिटी अच्छी मेंटेन कर पा रहा हूँ और आपको चीजें समझ में आ रही हैं इतू सी भी, तो please consider subscribing the channel and also liking my video so that I can get motivated and मोटिवेशन तो देखा ही है यार, क्योंकि मैं काफी बीमार हो गया, बताऊं आपको, मुझको फीवर है और मेरी नाक से जो नाक मतलब पूरी ब्लॉक है, सर भी दर्द है, थ्रोट भी प्रॉब्लम हो रहा है। जब से अभी मैं रिसेंटली कुंभ गया था, वहां से आने के बाद मेरे को थोड़ा इश्यू हुआ है। वो तो हो गया यार इतना चलने के बाद, और इतना ज्यादा मतलब दिमाग में दिक्कत आने लगी, क्योंकि हम लोग लैग बहुत हो जाता है यार जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा मोटिवेशन फैक्टर तो रहता ही है यार जब भी मैं आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। बट यस, आई वुड बी वेरी हैप्पी, आई वुड बी ऑन क्लाउड लाइन इफ यू कमेंट और लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। चलिए, मैं आपको अभी बता ही रहा था, थोड़ी बहुत ही बातें बता पाया। चलिए वापस ट्रैक पे आते हैं। 2 बात देख ली, एक तो इनवॉइस डेट, एक लास्ट डेट फॉर द इनवॉइस इशू अंडर सेक्शन नंबर 31। इसके बाद डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। बेटा अगर आपको पेमेंट रिसीव होती है, ठीक है, या तो बुक एंट्री या तो बैंक एंट्री, विच ले रहा है, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे बात क्या है। एक तो इनवॉइस इशू करी आपने, ठीक है, इनवॉइस, तीसरे वाला जो पॉइंट है ना वो बेकार ही है। ये बात आपको समझ लेना है, मैं अभी आपको थोड़ा समझाऊंगा कि तीसरे वाला पॉइंट बेकार क्यों है, उसका कारण है। तीसरे वाला पॉइंट अब एप्लीकेबल होता ही नहीं है, उसके बिना ही आप टीवीएस निकाल लेंगे बड़े आराम से।
और प्रोविजन में उसको सरपास कर दिया गया है हर तरीके से। उसका कारण ये है बेटा, अब यहाँ पे आगे पढ़ोगे कि पेमेंट की डेट रेलिवेंस रखती ही नहीं है, तो इनवॉइस की डेट ही रेलिवेंस रखती है, तो 1 और 2 ही मेन है, लेकिन तीसरी भी देख लो। अगर मान लो आपने इनवॉइस इशू जो करी है, एक्चुअल डेट वो 15 तारीख है, और आपके पास बेटा लास्ट डेट जो थी 10 तारीख थी, लेकिन पेमेंट 2 ही तारीख को आ गई, तो बेटा उस केस के अंदर टीओएस 2 तारीख माना जाएगा। टीओएस क्या माना जाएगा? 2 तारीख माना जाएगा, क्योंकि पेमेंट रिसीव हो गई। पेमेंट रिसीव का मतलब क्या है सर? या तो आपने बुक एंट्री कर ली हो, अपने अकाउंट्स में एंट्री कर ली हो, या तो आपके पास बैंक एंट्री आ गई, मतलब या तो बैंक वालों ने एंट्री कर लिया तो आपने एंट्री कर ली। बैंक वाले एंट्री कब करेंगे? जब पैसा मिलेगा। आप कब एंट्री करेंगे? जब आपने सेल्स रिकॉर्ड करी। तो बेटा दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन होगी, तो उस सिनेरियो के अंदर, हम लोग मान लेंगे कि वही हमारी टीओएस है। समझे यहाँ तक? हाँ सर समझ में आ गया। इसके बाद लिखा है नो जीएसटी ऑन एडवांस। मैंने बोला था कि पेमेंट वाली डेट रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से तो देखा जाए, अगर किसी ने मेरे को एडवांस दिया तो क्या वो टीओएस मान ली जाएगी? मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो, अगर मान लो मैंने इनवाइस बनाया 10 तारीख को, ठीक है, उसने पेमेंट वाली जो चीजें हैं, सॉरी इनवाइस बन जानी चाहिए थी 15 तारीख तक। तो मैं 15 क्या बोल रहा हूँ यार, मेरी तबीयत ना, कोई बात नहीं। मैंने इनवाइस बनाई 10 तारीख को, इनवाइस बन जानी चाहिए थी 8 तारीख तक। उसने मुझे पेमेंट कर दी 5 तारीख को ही। यहाँ पे एक महीना भी ले लेते, मान लो फेब ले लेते हैं, यहाँ पे भी फेब ले लेते हैं, और यहाँ पे भी फेब ले लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि उसने मेरे को पैसे पहले ही दे दिए थे 5 तारीख को, तो अभी तो देखा जा रहा है कि 5 तारीख की टीओएस होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि बेचरवेज अर्लियर होता है तीनों में से, तो टीओएस ये होना चाहिए। लेकिन यही मैं बात आपको समझा रहा हूँ, नीचे मैंने लिख के दिया है नो जीएसटी ऑन एडवांसेस। FCM taxpayers not required to pay GST on advances payable only on 1 or 2 whichever is earlier। तो बेसिकली बात वही हुई कि यहाँ पे 1 या 2 दोनों में से कंडीशन जो भी पहले फॉल करेगा डेट वाइज वही एप्लीकेबल है। तो सर ये जीएसटी वाले पागल हैं क्या? तीसरी कंडीशन डाली ही क्यों है? उसको हटा दो ना, काट दो ना, कैची ले आओ ना, मारो हर लोग पकड़ के। भाई ऐसा नहीं समझेंगे। यहाँ पे एक्सक्लूजन भी है कुछ। एक्सक्लूजन क्या है? कंपोजिशन डीलर और रिलेटेड पर्सन सप्लाइंग SAC। समझे आप? सर कुछ समझ नहीं आया, SAC का मतलब क्या हुआ? मैं आपको बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ध्यान से समझेंगे चीजों को। बेटा यहाँ पे मतलब SAC का होने वाला है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है जी सर, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम डन हो गया, ओके सर। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम अगर आरपी सप्लाई करेगा, तो उस केस के अंदर तीसरी वाली कंडीशन भी देखी जाएगी और कंपोजिशन डीलर में भी देखी जाएगी, इसलिए उन लोगों के लिए यहाँ पे रखा हुआ गया है। ठीक है, अब 1000 रुपए की भी एक लिमिट है। अगर आपकी इनवाइस 10,000 रुपए की है और मान लो पेमेंट 11,000 रुपए की मिल जाती है, इनवाइस कितने की बनाई? 10,000 रुपए की बनाई, पेमेंट 11,000 की मिल गई, सर वो बेवकूफ था क्या? नहीं बेटा, ऐसा समझना है आपको। अगर आपकी इनवाइस 10,000 की आपने बनाई, पेमेंट 11 की मिल गई, डेट मीन 1000 एडवांस मिला, है ना? 1000 एडवांस मिला, है ना? ये एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसका टीओएस 1000 का क्या होगा? या तो इनवाइस डेट, ठीक है, या तो इनवाइस डेट, या तो नॉर्मल प्रोविजन जो भी हमारी लगती है एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, वो माना जाएगा। मतलब 1000 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला है ना, अप टू 1000, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर अप टू 1000 आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसका टीओएस सप्लायर के ऑप्शन पे निकाल जाने वाला है, और या तो नॉर्मल प्रोविजन पे निकाला जाएगा, या तो बेटा इनवॉइस डेट मान लो। ये ऑप्शन दिया गया सप्लायर को, ठीक है। इसमें एक सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन, यही नोटिफिकेशन नहीं हमको बताया है। ये भी बात याद रखना है आपको कि खाली गुड्स कवर है, नॉट अवेलेबल टू कंपोजिशन डीलर एंड एसएससी सप्लायर। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वाले बंदे यहाँ नहीं आएंगे और कंपोजिशन डीलर भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप खुद पढ़ लेंगे नोट्स में फटाफट से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिवर्स चार्ज आ गया 12/3। यहाँ पे है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जिस दिन आपको गुड्स मिले, या जिस दिन आपने बैंक एंट्री करी, बुक एंट्री करी, दोनों में से जो भी आपने किया, ठीक है। रेसिपिएंट के लिए है, लेकिन ये भी बात याद रखना है कि आरसीएम वाली पूरी की पूरी चीज रेसिपिएंट के लिए है, पूरी की पूरी रेसिपिएंट के लिए है। 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस इशू डेट, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ज्यादा है, समझे आप? ओके। अगर टीओएस नहीं निकलती है तो बुक एंट्री जिस दिन आपने करी है उसी दिन ही टीओएस मान ली जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझे। मान लो ऑर्डर प्लेस करा 1/4/24 को, 1/4/24 को ऑर्डर प्लेस किया, 10/4/24 को गुड्स रिसीव हुआ, 15/4/24 को हमारा इनवॉइस इश्यू हुआ, 20/4/24 को हमने पेमेंट मेड एंड रिकॉर्ड करी, 25/4/24 को हमें पेमेंट डेबिट हुई, ठीक है जी सर। अब टीओएस पूछा है, देखो यहाँ पे टीओएस क्या होगा? 10 तारीख होने वाला है टीओएस, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुआ। सर गुड्स रिसीव हुआ उस दिन ही क्यों लिया हमने? क्योंकि मैंने आपको बताया अर्लीस्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। तो बेटा इस केस के अंदर आपको सबसे पहले गुड्स मिले हैं, ऑर्डर प्लेस वाली डेट तो लेनी ही नहीं है, वो तो कंसिडरेशन में लेनी ही नहीं। जिस दिन आपको गुड्स मिले या जिस दिन आपने एंट्री करी है,
31वां दिन फ्रॉम इनवाइस इशू डेट, जिस दिन इनवाइस इशू करी उससे 31वां दिन लेना है। लेकिन ये मत समझना कि अर्लीस्ट गुड्स है, मुझे तो पहले ही दिख गया तो मैं बाकी डेट लिखूंगा नहीं, नहीं बेटा। मैंने भी देखो यहाँ इंसानों की तरह पहले गुड्स रिसीव डेट लिखी, फिर बाकी डेट्स भी लिखी, उसके बाद 31st डेट भी निकाली मैंने, वहां से 31st दिन भी निकाली, उसके बाद जाके मैंने बताया कि अर्लीस्ट होगा जो कि हमारा क्या है 10/4। अगर अगर यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है गुड्स रिसीव लेटर देन नेक्स्ट अर्लीस्ट डेट 20/4 शैल बी टीयूएस। अगर गुड्स की डेट थोड़ी सी बाद में होती तो उसके बाद हमारी फिर 20 तारीख होती टीयूएस। अगर मान लो गुड्स रिसीव की डेट बाद में होती, जैसे मान लो अगर गुड्स रिसीव की डेट हमारी हो जाती कितनी, 21 तारीख हो जाती, 21/4, तो बेटा उस केस के अंदर हमारी 20 तारीख हो जाती फिर टीओएस। समझे आप? हाँ सर। अब टीओएस फॉर वाउचर भी समझ लो, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैं फटाफट खत्म कराने की फिराक में हूँ, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए, इसी कारण से। टीओएस फॉर वाउचर्स क्या है बेटा? वाउचर क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज द कंसिडरेशन। वाउचर मतलब क्या होता है? करेंसी की तरह ही है यार, बस आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो। अब ये बात समझो, अगर आपको पता है जब आप वाउचर इशू कर रहे हो किसकी सप्लाई क्या होने वाली है, तो टीओएस बेटा इशू डेट ही हो जाएगी। जैसे फ्रूट वाउचर, जैसे मान लो मैंने अपने यहाँ पे जो बंदे काम करते हैं दा कॉमर्स कोच में, उनको मैंने बोला कि भैया आप ये वाउचर लो और ये वाउचर जाके आप यूज कर सकते हो मोमो कार्ट पे, या मैंने किसी बिजनेस का नाम बता दिया, उस बिजनेस का वाउचर दे दिया और बोला कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप ये वाउचर यूज कर सकते हो, तो उस केस के अंदर सप्लाई आइडेंटिफाइबल एट इशू ही है, क्योंकि मुझे पता है ये कहाँ यूज होगा। तो टीओएस वही हो जाएगा जिस दिन आपने इशू किया। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ यूज करने वाले हो उसको, तो बेटा फिर उसके अंदर आपका हो जाएगा टीओएस जिस दिन आप रिडीम करोगे वाउचर। सर ऐसा कैसे हो सकता है वाउचर इशू किया और यही नहीं पता कि वो कहाँ यूज होगा? बेटा ऐसा जब हो सकता है जब बेटा आपने जब वाउचर इशू किया है वो किसी जनरल स्टोर का, मान लो मैंने जब वाउचर इशू किया मान लो रिलायंस फ्रेश का था, अब रिलायंस फ्रेश में 500 रुपए का वाउचर दे दिया मैंने आपको, वहां जाके आप क्या खरीदते हो ये मुझे थोड़ी ना पता है। हो सकता है आप संतरे खरीद लो, सेब खरीद लो, हो सकता है आप परफ्यूम खरीद लो, तो जब आप वो वाउचर रिडीम करोगे टीओएस उसी दिन ही मानी जाएगी। अगर आप जनरल वाउचर की बात कीजिए, स्पेसिफिक वाउचर की बात कीजिए तो इशू डेट माना जाएगा। ठीक है, ये तो 12/4 हो गया। अब टीओएस इन रेजिडुअल केसेस, रेजिडुअल केसेस मतलब जो ऊपर कवर नहीं है वो यहाँ आएगा। टीओएस कैन नॉट बी डिटरमाइंड सेक्शन नंबर 12(2) to 12/4, ऊपर के सभी केसेस के अंदर टीओएस नहीं निकला तो बेटा यहाँ निकाला जाएगा। TOS would be determined under section 12(5). Periodic return is filed, return filing date only, सॉरी एनी अदर केस के अंदर टैक्स पेमेंट डेट। बेटा जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी में, तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी है टीओएस उसी दिन ही मानी जाएगी। और अगर 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 आप पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, रिटर्न फाइलिंग नहीं करते, तो जिस दिन आपने टैक्स की पेमेंट करनी है उसी दिन ही टीओएस मान लेना यार, इसमें कोई ज्यादा झंझट मत मानना। मान लो मैं यहाँ पे पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं करता, लेकिन मैं जीएसटी की पेमेंट जिस दिन भी करूंगा, जीएसटी की पेमेंट जिस दिन करूंगा उसी दिन ही मैं टीओएस मान लूंगा। टीओएस का इतना सिग्निफिकेंस है नहीं यार, देखो बेसिक सी बात यह है, टीओएस इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग इसको निकालेंगे ही निकालेंगे। वैल्यू बहुत जरूरी है क्योंकि वैल्यू पे रेट लगता है। टीओएस बेटा वो भी हो सकता है, देखो अगर आपका टीओएस नहीं निकला कोई बात नहीं, जिस दिन जीएसटी दे रहे हो उसी दिन ही टीओएस पे कर दो, कोई बात नहीं, टीओएस पे कर दो कह रहा हूँ, उसी दिन को टीओएस मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे? हाँ सर। इसके बाद हमारे पास है टीओएस इन द केस ऑफ एनहांसमेंट इन वैल्यू 12(6). सर ऊपर तो 4 ही केस बताए थे, बेटा ये भी समझ लो इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, ये टीओएस पर सर्विस शुरू हो जाएगा, ये भी समझ लो। जैसे मिस्टर पुचकी एंड टुचकी कॉन्ट्रैक्टेड 10 लाख ऑन 10/4/2024, गुड्स रिमूव्ड ऑन 13/4/2024, इनवॉइस डेटेड 12/4/2024। 10 लाख की डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्रीमेंट वगैरह कुछ हुआ है, ठीक है, 10/4/2024 को हुआ है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेट हमारी 10 तारीख है। उसके बाद गुड्स रिमूव हो गए 13 तारीख को, उसके बाद इनवॉइस जो बनाई गई वो 12 तारीख को ही बना दी गई, गुड्स 13 को निकले, इनवॉइस 12 को बना दी, मेक सेंस, बिफोर रिमूवल बनानी होती है। पेमेंट वाज टू बी मेड विद इन 10 days, बियॉन्ड नेट लेट फीस ऑफ 2 लाख शैल बी चार्ज्ड, टुचकी पेड ऑन 12/5/2024। ठीक है, 12 लाख फाइन टीओएस। अब देखो, क्योंकि उसने बोला 10 दिन बाद करोगे तो 2 लाख की पेनल्टी लगा देंगे, तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी लग गई, तो 12 लाख रुपए हमें किसने पे करा? टुचकी ने। भाई टुचकी ने कॉन्ट्रैक्ट किया 10 लाख रुपए का, बोला टुचकी ने, सॉरी पुचकी ने बोला टुचकी वैन देख, अगर 10 दिन के बाद पेमेंट करेगी तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगी। उसने 2 लाख एक्स्ट्रा दिए क्योंकि 10 दिन के बाद पेमेंट करी। अब 10 लाख रुपए के लिए तो टीओएस बेटा वही निकलेगी नॉर्मल, पूरी की पूरी जो हमारी प्रोविजन थी उस हिसाब से। लेकिन 2 लाख रुपए के लिए जो 2 लाख रुपए वाली टीओएस है, जो 2 लाख रुपए वाली टीओएस है वो उस दिन निकलेगी, क्योंकि पेनल्टी जिस दिन मिलेगी उस दिन की निकाली जाएगी टीओएस।
नॉर्मल जो हमारी सप्लाई है बेटा वो तो नॉर्मली निकलेगी। कॉन्ट्रैक्ट डेट इनवैलिड है क्योंकि बाकी डेट हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। गुड्स रिसीव डेट, रिमूवल डेट, इनवॉइस डेट, वो सारी चीजें हमने कंसिडरेशन में ली। तो इनवॉइस बेटा पहले बन गई थी, गुड्स बाद में निकले, तो इनवॉइस विच आर सेलर के हिसाब से इनवॉइस डेट को टीओएस मान लिया गया। तो नॉर्मल मेन अमाउंट के लिए तो टीओएस वो है। पेनल्टी के लिए बेटा बाद वाली मानी जाएगी, एज सिंपल एज डेट है। पेनल्टी क्योंकि बाद में मिली है तो बाद में मानी जाएगी। पेनल्टी क्या पता था क्या पहले से कि कब होगी? नहीं पता था तो बेटा बात ही खत्म। इसके बाद टीओएस ऑफ सर्विस है, वही सेम बातें हैं सारी ऊपर गुड्स की लेती है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 है, ऊपर 12 था, यहाँ 13 है। इनवाइस इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम, वही सेक्शन नंबर 31। अगर प्रेस्क्राइब टाइम में इनवाइस इशू हो गया तो अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीट, जिस दिन पेमेंट मिली है, जिस दिन इनवाइस आई, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। इनवाइस नॉट इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, अगर बेटा इनवाइस इशू नहीं कर पाया, अब 31 सेक्शन 31 ने जो बताया था उसमें, तो बेटा फिर आपका डेट ऑफ सर्विस प्रोविजन और डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट। डेट ऑफ सर्विस प्रोविजन मतलब बेसिकली बात वही है जिस दिन आपने सर्विस दी या जिस दिन आपको पेमेंट मिली, विच एवर इज अर्लियर। समझे मेरी बात को? कहते हैं हाँ जी सर। किसी और केस में अगर मान लो इनवाइस इशू विद प्रेस्क्राइब टाइम या नहीं है, वो दिया ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ भी, तो अदर केस के अंदर जिस दिन भी सर्विस आपको रिसीट हुई है रिसिपिएंट की बुक्स के अंदर, उसी दिन माना जाएगा टीओएस। ठीक है, ओके। एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 एट द सप्लायर्स ऑप्शन टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी इनवाइस डेट फॉर द एक्सेस अमाउंट, ये बात ध्यान रखना। ओके सर। रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर कैसे निकाला जाएगा टीओएस सर्विसेज के केस के अंदर? जनरल केस अर्लीस्ट ऑफ, जनरल केस का मतलब जो बाकियों में नहीं है कवर। ठीक है, देख लो। डेट ऑफ पेमेंट एंटर इन द रेसिपिएंट बुक, डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम द रेसिपिएंट बैंक अकाउंट, रेसिपिएंट बैंक अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है। और 61 वहां पे 31 था ऊपर, यहाँ पे 61 है। देखो सबसे पहला मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे लगा थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, बट ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट एंटर इन द रेसिपिएंट बुक मतलब जिस दिन उसने बुक में एंट्री करी, ये हो गई बुक एंट्री। तो आर की जिस दिन बुक एंट्री है, आर बुक एंट्री, या आर की जिस दिन बैंक एंट्री हुई है, या तो बुक एंट्री या तो बैंक एंट्री, या तो 61वां दिन जिस दिन से सप्लाई इनवॉइस बनी है, और डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड फॉर दिस पर्पस, मतलब सप्लाई में इनवॉइस जो बनाई है आपने, या तो वो, या तो आप किसी भी नाम से उसको पुकार लीजिए, वो जिस भी दिन बनाई है आपने बेटा उसी दिन को कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, ओके। अनेबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, जनरल केस के अंदर तो हो गया, लेकिन अगर आप नहीं सप्लाई डिटरमाइन कर पा रहे हो टीओएस ऊपर, तो आप नीचे आ जाइए, डेट ऑफ एंट्री इन रिसिपिएंट बुक्स ऑफ अकाउंट, वो मान लीजिए। अच्छा, सप्लाई बाय एसोसिएट एंटरप्राइज, अच्छा ये आपको समझना नहीं है, आप रिलेटेड पार्टी समझ लो। एसोसिएट एंटरप्राइज को आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 92A, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का हिस्सा है बेटा। CMA फाइनल, CA फाइनल में आप पढ़ेंगे, वहां पे आप सीखेंगे इसके बारे में। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में कोई सप्लाई होती है तो बेटा उसके अंदर अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री इन रिसिपिएंट बुक्स ऑफ अकाउंट, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वही माना जाएगा। वाउचर का वही है, अगर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, अगर आइडेंटिफाइबल नहीं तो रिडम्पशन की डेट। ठीक है। रेजिडुअल कॉस्ट, जहां पे पीरियोडिक रिटर्न फाइल होता है वही जिस दिन फाइल हुई है, जहां पे टैक्स पेमेंट हुई है अदर केसेस के अंदर। ठीक है। वैल्यूएशन वही, डेट ऑन विच द सप्लाई रिसीव द सच एडिशन, वही ऊपर वाला केस पूरा का पूरा। ठीक है जी। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर रेट ऑफ टैक्स में ही चेंज आ जाता है तो क्या करना है बेटा? इंटर वाले बच्चों के लिए भी फुल्ली कवर है, इसे छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सप्लाई बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। देखिए, अगर आपने सप्लाई कर दिया और सप्लाई करने के बाद रेट ऑफ चेंज टैक्स, सॉरी, हमारा रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। देखो पेमेंट रिसीव, देखो अब यहाँ पे यही वाली बात है कि जब आपने सप्लाई किया बेटा तो उस दिन कुछ और रेट था टैक्स का, और जिस दिन आपका टीओएस निकला उस दिन टैक्स का रेट कुछ और था। तो बेटा इसके अंदर क्या करेंगे? तो सेक्शन नंबर 14 हमारे पास है यहाँ पे बताने के लिए। इसने बोला कि इनवाइस अगर आपने इश्यू करी जब टैक्स रेट चेंज हो गया और पेमेंट रिसीव हो गई बिफोर टैक्स रेट, पेमेंट पहले मिल गया, इनवॉइस बाद में इशू किया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और रेट कौन सा लगेगा? पुराने वाला ही लगेगा। देखो यहाँ पे पुराने वाला रेट क्यों लगा? क्योंकि पेमेंट पहले ही मिल चुकी है, इनवॉइस बाद में इशू किया कोई बात नहीं, पेमेंट पहले ही मिल गई तो जीएसटी पे भी रेट पुराने वाला ही लगेगा। अच्छा, इनवॉइस इशू किया आफ्टर ही, पेमेंट भी मिली आफ्टर ही, तो बेटा न्यू रेट ही लगेगा फिर तो, सिंपल बात है। अच्छा, रेट जो है चेंज होने से पहले इनवॉइस इशू कर दिया लेकिन पेमेंट बाद में मिली, तो बेटा ओल्ड रेट लगेगा। तो अगर आपने इनवॉइस इशू करी हो पहले, या तो आपको पेमेंट पहले मिली हो, तो ओल्ड रेट ही लगेगा।
लेकिन इनवॉइस बाद में इशू करी और पेमेंट भी बाद में मिली तो बेटा फिर तो न्यू रेट लगेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, समझे? हाँ सर समझ में, मैं यहाँ तक आ गया। सप्लाई आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या था, सप्लाई बिफोर, सप्लाई पहले हो रही थी बट इनवॉइस और पेमेंट में लोचा था। सप्लाई तो पहले ही हो रही थी, या सप्लाई ही बाद में हो रही है, ठीक है। सप्लाई बाद में हुई है और इनवॉइस पहले इशू कर दिया, पेमेंट भी पहले ही मिल गई तो बेटा ओल्ड रेट लगेगा। अगर इनवॉइस बाद में इशू करी लेकिन पेमेंट पहले रिसीव हो गई तो न्यू रेट लगेगा। अगर इनवॉइस पहले इशू कर दी थी, पेमेंट बाद में रिसीव हुई, तो यहाँ पे बेटा न्यू रेट लगेगा। ये बस आपको याद रखना है, बस याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने थोड़े बहुत नोट्स दिए हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया खत्म। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। फिर तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारा शुरू हो गया चैप्टर, हमने जो चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी कर लिया है। वेरी वेल डन, आधे घंटे में हमने डीएस खत्म किया। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया हो। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी, दिक्कत दुख दर्द पीड़ा कष्ट, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ही बताना। डीएम मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डीएम बहुत सारे बच्चे डीएम करते हैं मुझे डाउट्स। मैं बार बार आपको ये वार्न कर रहा हूँ कि आप डीएम मत कीजिए। डीएम का रिस्पॉन्स मैं आजकल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो मोबाइल नहीं रहता है। मोबाइल का मतलब यही है कि कॉन्टैक्ट नंबर वो मेरे पास एक्सेसिबल नहीं रहता, वो टीम के पास रहता है। टीम मेरे को वो डाउट फॉरवर्ड करते हैं, उसके अंदर बहुत वर्किंग डेज लगते हैं, 7-8 दिन लग जाते हैं, मैं भी नहीं देख पाता बहुत बारी। इसलिए मैंने अब बिल्कुल बंद कर दिया डीएम पर डाउट लेना। आवाज अभी शायद चली गई थी, कोई बात नहीं, मैं बता रहा था डाउट कोई भी डीएम नहीं करेगा व्हाट्सएप पे या किसी भी जगह पे। मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ सब बच्चों तक वो डाउट पहुंचे। डाउट आप बहुत अच्छे पूछते हैं बच्चे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं चाहता हूँ वो सब तक डाउट पहुंचे। और उसका एक ही तरीका है कि आप कमेंट डाउन करें डाउट को, डाउट कमेंट कीजिए, ताकि मेरी वीडियो की भी रीच बढ़े और बाकी बच्चों की भी हेल्प हो। मैं आपसे कोई भी चीज नहीं छुपा रहा, कमेंट करने से रीच बढ़ती है वीडियो की, ये बात आप भी जानते हैं। क्या आप नहीं चाहते जो मैं फ्री लेक्चर्स दे रहा हूँ उसका मुझे कुछ तो रिवेन्यू मिलेगा यूट्यूब की तरफ से? और रीच जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा मुझे अच्छा रिवेन्यू मिलेगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझे। मैं क्यों आपसे बोलूँ कि मैं सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या मैं सोशल बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ? यस आई एम डूइंग दैट, बट वो सेकेंडरी है। प्राइमरी अगेन रेवेन्यू रहने वाला है, क्योंकि भाई मैं पैसे लू ना लूँ आपसे, जितना भी डेप्रिसिएशन मेरे इक्विपमेंट पे लग रहा है वो तो मैं बियर करूंगा ही ना। वो तो मुझे पे करना पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी, टीम की सैलरी, ये सब सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन, ये सब तो मुझे पे करना ही पड़ेगा। अब मैं ड्रॉप आउट पीडीएफ यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो पेमेंट करना पड़ेगा मुझे, चाहे मैं आपसे पैसे लूँ ना लूँ। तो इसलिए मुझे कुछ तो जनरेशन करना पड़ेगा, चाहे मैं आपसे ना लूँ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कुछ तो जनरेट करना पड़ेगा ना। आप इसमें मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बुक खरीद के और ये वीडियो शेयर करके, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, और पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। बाय बाय।